मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं और मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज एक और जोरदार वीडियो के साथ आज हम लोग आपके सामने यहाँ पे बजट का चैप्टर हमने शुरू किया था इकोनॉमिक्स के अंदर। और मैंने आपको बताया था कि बजट में हम दो चीजों का अंदाजा लगाते हैं। आने वाले एक साल में हमारी कमाइयां कितनी होने वाली है माने कि रिसिट्स, और आने वाले एक साल में हमारे खर्चे कितने होने वाले हैं माने कि एक्सपेंडिचर्स। कल हमने रिसिट साइड से शुरू कर दिया था अपना काम, तो आज हमने रिसिट्स के बारे में ही थोड़ी बहुत बात और करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिसिट्स के अंदर मैंने आपको बताया था दो तरह के रिसिट्स माने कि दो तरह की कमाइयां सरकार की हो सकती हैं। एक होते हैं रेवेन्यू रिसिट्स और दूसरे होते हैं कैपिटल रिसिट्स। ठीक है, ये जो पूरी वीडियो है ये रेवेन्यू रिसिट्स के ऊपर आधारित है बच्चों। तो रेवेन्यू रिसिट्स को इस वीडियो में हम बिल्कुल अच्छे से इन डेप्थ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पूरी वीडियो को एंड तक देखिए। लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आप बोर्ड के एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू रिसिट्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो रेवेन्यू रिसिट्स का शॉर्टकट ये है बच्चों कि ये वो हमारे पास रिसिट्स आएंगे जिनसे सिर्फ और सिर्फ सरकार को कमाई मिलेगी, सिर्फ फायदा होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ फायदे का सौदा है सरकार के लिए, इनसे सरकार को कभी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, आप इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इनसे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है और ना ही कोई एसेट्स कम होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ फायदा होगा इनसे। हमने डिस्कस करना है कि रेवेन्यू रिसिट्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। मीनिंग कल इसका डिस्कस हो गया था, तो चलिए इसके दो टाइप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू रिसिट्स जो होते हैं वो होते हैं टैक्स रेवेन्यू, और दूसरे कौन से होते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। मतलब क्या हुआ, सरकार को टैक्स से जो कमाइयां मिलती है वो टैक्स रेवेन्यू में आ जाएगा, और सरकार को टैक्स के अलावा जो कमाइयां मिलती हैं वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सरकार को टैक्स से कौन कौन सी कमाइयां मिलती हैं। ये फ्लो चार्ट आप अपनी कॉपी में वीडियो पॉज करके जरूर बना लेना। ये फ्लो चार्ट जो है एग्जाम टाइम में आपको इजी तरीके से रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेगा बच्चों। ठीक है, और जो बच्चे हमारे साथ यहाँ पे क्लास में जुड़े रहेंगे बाद में उनको कंप्लीट इस चीज के नोट्स भी दिए जाएंगे। आपको कोई भी बुक वगैरह विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको कंप्लीट नोट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो टैक्स रेवेन्यू, सरकार की टैक्स से कमाइयां किस किस टाइप की होती है समझिएगा बच्चों। सरकार दो टाइप के टैक्स लेती है हम लोगों से, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, पहला डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। क्या मतलब है डायरेक्ट टैक्स, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया। ठीक है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, मीनिंग क्या है बच्चों डायरेक्ट टैक्स का, मीनिंग ये है, देखिए शॉर्टकट बताया मैंने मीनिंग का। एल और बी दो वर्ड्स आपने ध्यान रखने हैं। एल का मतलब होता है लायबिलिटी और बी का मतलब होता है बर्डन। तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिनका लायबिलिटी और बर्डन दोनों ही दोनों एक पर्सन पे आके गिर जाते हैं। ठीक है, जिनका लायबिलिटी और बर्डन एक ही बंदे पे आके गिर जाते हैं। ठीक है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक पर्सन है मिस्टर एक्स, ठीक है, वो एक कंपनी में जॉब करते हैं, उन्हें वहां से पूरे साल की 4 लाख रुपए की कमाई मिलती है। तो उस कमाई पे वो क्या भरेंगे, इनकम टैक्स भरेंगे। ठीक है, इसका मतलब वो जो 4 लाख रुपए की कमाई है उसके ऊपर टैक्स भरने की लायबिलिटी भी उन्हीं के ऊपर आएगी। ठीक है भाई, उन्हीं का तो कर्जा है, वो टैक्स भरना उन्हीं को तो पे करना पड़ेगा, और बर्डन भी उन्हीं पे आएगा। बर्डन का मतलब है कि फाइनली वो चीज पे भी उन्हें ही करनी पड़ेगी, उनके नाम की वो चीज कोई और पे नहीं करेगा। तो उन्हीं के हिस्से का कर्जा है और उन्हीं को पे करना पड़ेगा, लायबिलिटी भी उन्हीं की और बर्डन भी उन्हीं का। तो ऐसे टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो ऐसा टैक्स जो है वो मिस्टर एक्स को खुद अपने लिए पे करना पड़ेगा, उनके लिए कोई और वो टैक्स पे नहीं करेगा। तो ऐसे टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं बच्चों। इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स कौन पे करता है, जनरली इंडिविजुअल्स वगैरह पे करते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स कौन पे करता है, कंपनीज पे करती है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब हमने समझा कि वो टैक्स, शॉर्टकट ध्यान रखना, एल और बी दो वर्ड से, जिसका लायबिलिटी और बर्डन एक सिंगल पर्सन पे आके गिर जाए तो वो डायरेक्ट टैक्स हो जाता है। ठीक है, दो एग्जांपल्स मैंने आपको इसके दे दिए हैं। आपका होमवर्क है, आप कम से कम इसके 2 से 3 एग्जांपल और सर्च करिएगा, और वो एग्जांपल्स जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए या तो हमें हमारे ग्रुप में आप मैसेज करके बताइए। ठीक है, चलिए आते हैं सेकंड वाले हमारे टाइप पे, इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं। अगेन यही दो वर्ड्स काम आएंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो जिनका लायबिलिटी तो एक पर्सन पे आती है, पर उसका जो बर्डन है वो एक सेकंड पर्सन पे आके गिरता है। तो लायबिलिटी किसी एक इंसान पे और बर्डन किसी दूसरे इंसान पे। ठीक है, एग्जांपल देते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल एक दुकानदार है, एक दुकानदार एक पेंसिल खरीद के लाया, तो वो जब पेंसिल खरीद के लाया तो वो पेंसिल जब खरीदी उसने सरकार को टैक्स भी पे करके आया। ठीक है, तो लायबिलिटी तो किसके ऊपर आई शुरू में, उस दुकानदार के ऊपर। क्यों, टैक्स उसे भरना पड़ा शुरू में, बट क्या वो दुकानदार वो टैक्स का
जो नुकसान है वो खुद ही बियर करेगा? नहीं, वो क्या करेगा, जब वो पेंसिल हमें बेचेगा, मतलब कस्टमर को बेचेगा, तो हमसे टैक्स के पैसे भी वसूल कर लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लायबिलिटी माने कि शुरू में पैसे किसको देने पड़े? उस दुकानदार को, बट बाद में उसने बर्डन किस पे शिफ्ट कर दिया? हमारे ऊपर। तो लायबिलिटी किसी एक बंदे की थी, बट बर्डन फाइनली हमारे ऊपर आके गिरा। तो ऐसे टैक्स को क्या बोलते हैं बच्चों? इनडायरेक्ट टैक्स। सिंपल वर्ड्स में ध्यान रखने का तरीका, दो चीजें ध्यान रखें आपने, लायबिलिटी और बर्डन। डायरेक्ट टैक्स में क्या हो जाएगा? लायबिलिटी एंड बर्डन बोथ फॉल्स ऑन वन पर्सन, एक बंदे पे ही लायबिलिटी भी है, बर्डन भी है, तो उसी को पे करना पड़ेगा टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? लायबिलिटी शुरू में किसी और पे आके गिरती है, बट बाद में वो क्या करता है? बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर देता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिए इनडायरेक्ट टैक्स का। आप लोग अगर कोई मूवी देखने जाए सिनेमा हॉल में, तो मूवी की टिकट जब आप खरीदेंगे, तो वो मूवी वाला क्या करेगा? वो भाई जब वो अपनी टिकट बेच रहा है, तो उस पे वो सरकार को टैक्स पे कर रहा है, तो लायबिलिटी तो शुरू में उस पे है, बट बाद में वो क्या करेगा? जब वो टिकट आपको सेल करेगा, आपसे वो टैक्स के पैसे वसूल कर लेगा, तो फाइनली वो बर्डन किस पे आगे गिरता है? मूवी की टिकट के टैक्स का हमारे ऊपर। ठीक है, तो लायबिलिटी अलग बंदे पे, बर्डन अलग बंदे पे। सिंपल टेक्निक बच्चों मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग ध्यान रखने का। इनडायरेक्ट टैक्स का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि सरकार ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ऐसे ही वैट होता है बच्चों, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल है। बात ध्यान रखना बच्चों कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को पे करना पड़ता है जो एक लेवल से ऊपर की कमाई करते हैं। तो अगर कोई बंदा एक लेवल से ऊपर की कमाई करता है, मान लीजिए 2.5 लाख की या 3 लाख की या 5 लाख की, तभी उसको डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा। गरीब लोगों को डायरेक्ट टैक्स नहीं पे करना पड़ता। बट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो जाने अनजाने में सब लोग पे कर देते हैं। इवन आप और मैं भी हम इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। आप एग्जांपल लीजिए, क्या हम सब लोग एक पेन खरीदते हैं, कॉपी खरीदते हैं, अपनी स्कूल की किताबें खरीदते हैं, तो उन सब चीजों पे आप इनडायरेक्ट टैक्स पे करके आते हो, सब चीजों पे। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स कोई कोई इंसान भरता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो तो गरीब और अमीर सब लोग भरते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना। तो बच्चों हमने एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। रिसिट्स हमने पढ़ने शुरू किए थे। दो तरह के रिसिट्स होते हैं, बोलिए मेरे साथ। एक कौन से रिसिट्स? रेवेन्यू रिसिट्स, और दूसरे कैपिटल रिसिट्स। हमने आज रेवेन्यू रिसिट्स से काम शुरू किया बच्चों। रेवेन्यू रिसिट्स दो टाइप के, एक सरकार की टैक्स से कमाई आ रही है और एक सरकार की नॉन टैक्स से कमाई आ रही है। टैक्स कितने टाइप के? दो टाइप के, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन से? वो जिनका एल और बी एक ही बंदे पे आ गए, लायबिलिटी एंड बर्डन एक बंदे पे। ठीक है, जैसे कि आपका इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, अच्छा इनडायरेक्ट टैक्स कौन से? जिनका लायबिलिटी एक बंदे पे और बर्डन किसी दूसरे बंदे पे शिफ्ट हो जाए, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल बताया जीएसटी, वैट। आपका होमवर्क है बच्चों यहां से कि आपने कम से कम 2 या 3 एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स के पता लगा के रखने हैं अपने पास, और 2 या 3 एग्जांपल इनडायरेक्ट टैक्स के, और आप हमें मैसेज करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो हमने यहां से सरकार की टैक्स के जरिए कौन कौन सी कमाइयां होती हैं वो सीख लिए। चलिए अब आते हैं इनडायरेक्ट आई मीन नॉन टैक्स रेवेन्यूज पे, कि सरकार की टैक्स के अलावा और किन चीजों से कमाइयां होती हैं। ठीक है, सरकार टैक्स से कैसे कैसे पैसे कमाती है वो हमने अच्छे से सारा समझ लिया है। अब सरकार टैक्स के अलावा और कैसे कमाई करती है, चलिए वो भी समझते हैं। तो देखिए बच्चों, 8 आइटम्स हैं। इन 8 आइटम्स के जरिए मैं आपको सारा एग्जाम बता दूंगा कि सरकार टैक्स के अलावा और कैसे कैसे पैसे कमाती है। सबसे पहला तरीका है सरकार का पैसे कमाने का, इंटरेस्ट, ब्याज का पैसा। कैसे? हमारी सरकार क्या करती है बच्चों, हमारी सरकार जो है वो, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो या तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन देगी, जब लोन देगी तो बदले में क्या लेगी? ब्याज लेगी। या फिर फॉरेन कंट्रीज की अलग अलग गवर्नमेंट्स को लोन देगी और वहां से ब्याज लेगी। एग्जांपल लीजिए, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान को 100 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। ठीक है, तो बदले में पाकिस्तान से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो इंटरेस्ट जो है वो हमारी गवर्नमेंट के लिए क्या बन गया? कमाई बन गई। नॉन टैक्स है, सरकार के लिए कमाई का सौदा हो जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इंटरेस्ट का मतलब क्लियर है। आते हैं सेकंड पॉइंट पे, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। सरकार को प्रॉफिट्स कहां से होते हैं? तो बच्चों हमने 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज की किताब में भी पढ़ा था कि सरकार अपनी कई सारी कंपनियां चलाती है। ठीक है, जिनको हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बोलते हैं। ठीक है, आपने एक बिजनेस स्टडीज में पूरा चैप्टर इसके ऊपर पढ़ा हुआ है। तो सरकार जो कंपनियां अपनी चलाती है, उन कंपनियों से जो प्रॉफिट होते हैं वो सरकार की तो प्रॉफिट होते हैं, सरकार ही उन प्रॉफिट्स को रखती है अपने पास। ठीक है, हालांकि सरकार का मोटिव नहीं होता प्रॉफिट कमाने का, बट सरकार को प्रॉफिट्स हो जाते हैं तो सरकार के लिए बेनिफिट की बात है। तो सरकार को अपनी अलग अलग कंपनियों से खूब सारे प्रॉफिट्स अर्न करने को मिलते हैं बच्चों। आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक है, इंडियन रेलवेज एक सरकार की अंडरटेकिंग है। ठीक है, इसी तरीके से सेल है, गेल है, ऐसी कितनी सारी कंपनियां हैं, ओएनजीसी है, जिनसे सरकार खूब सारा पैसा कमाती है। तो प्रॉफिट्स वहां से कमाती है। इसी तरीके से डिविडेंड्स, जब सरकार कंपनियों की मालिक होगी
तो वहां से आने वाली कमाई में सरकार को भी तो हिस्सा मिलेगा ना, डिविडेंड्स मिलेंगे ना। तो प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स जो है वो सरकार को अपनी कंपनियों के जरिए मिलते हैं, जो सरकारी कंपनियां होती हैं, सरकार वहां से डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स कमाती है। ठीक, तो दो चीजें बच्चों हमने समझ ली। थर्ड पॉइंट पे आते हैं फीस। फीस का मतलब क्या है भाई? मान लीजिए मेरे को आधार कार्ड बनवाना है अपना, तो फ्री में तो आधार कार्ड बनता नहीं है, मुझे कुछ मिनिमम फीस देनी पड़ेगी सरकार को, चाहे वो फीस 10-20 रुपए हो, चाहे 50 रुपए हो, बट मुझे फीस देनी पड़ती है। इसी तरीके से अगर आप में से किसी को भी पासपोर्ट बनवाना हो अपना, तो पासपोर्ट बनवाने के अप्लाई करने के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। आपको अपना पैन कार्ड बनवाना है, कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आपको बनवाना है, आपको अपना राशन कार्ड बनवाना है, कोई भी चीज बनवानी है, लाइसेंस बनवाना, तो आपको सरकार की फीस पे करनी पड़ती है। तो वहां से भी सरकार को कमाइयां मिलती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फाइन्स एंड पेनल्टीज। अभी थोड़ा टाइम पहले सरकार ने लास्ट ईयर क्या किया था, जो ट्रैफिक पुलिस के चालान है उनका एकदम बहुत ज्यादा हाई कर दिया था। तो आपके जो चालान है सरकार को वहां से भी खूब सारी कमाइयां मिलती है फाइन्स और पेनल्टीज के जरिए। ठीक है, सरकार चालान काटती है, हमारे अलग अलग चीजों के फाइन्स लगाती है। अगर हम अपना बिजली का बिल समय पे पे ना करें तो फाइन लग जाता है, अगर हम अपना पानी का बिल समय पे पे ना करें तो फाइन लग जाता है। तो इस तरीके से सरकार खूब सारे फाइन्स और पेनल्टीज लगाती है। सबसे आसान एग्जांपल है इसका, जो आपका चालान कटता वो वाला। ठीक है, तो वहां से भी सरकार को खूब सारी कमाई मिलती है। नेक्स्ट चीज है बच्चों एसटीज। अब ये जो है एक नया टर्म है 12वीं क्लास के बच्चे के लिए, तो आप इसको ध्यान से समझिए बच्चों, इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिनका नाम है मिस्टर एक्स। ठीक है, उन्होंने, उनके पास 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, बट उनके पास वो प्रॉपर्टी किसी के नाम उन्होंने की नहीं हुई है और उनके पास अपना कोई वारिस भी नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने अपनी कोई वसीयत नहीं बनवाई हुई। वसीयत को इंग्लिश में विल बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी कोई वसीयत नहीं बनवाई हुई। ठीक है, तो मान लो उनकी ऑल ऑफ अ सडन डेथ हो जाए, अब क्या होगा? उनका कोई, उन्होंने अपने किसी बेटे या किसी और के नाम कोई प्रॉपर्टी छोड़ी नहीं हुई है, सारी की सारी प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम थी। तो ऐसे केस में सरकार को यह हक होता है कि सरकार वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो जब्त कर सकती है। तो ऐसे केस में जब सरकार वो प्रॉपर्टी जब्त कर लेती है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो सरकार की हो जाती है बच्चों। और इसी चीज को हम एस्टेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टेट्स। ठीक है, कि जब कोई पर्सन अपनी विल माने कि वसीयत ना छोड़ के जाए और उसके पीछे उसके पास खूब सारी प्रॉपर्टी, खूब सारा पैसा हो, तो वो सारा का सारा सरकार के नाम हो जाएगा। तो इस चीज को एस्टेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टर्म है, नया टर्म है, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आता है बच्चों गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। कई बार क्या होता है, हमारी सरकार को विदेश की अलग अलग सरकारों से या अलग अलग लोगों से गिफ्ट्स मिलते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो किसी कंट्री के टूर पे चले गए, वहां से उन्होंने मोदी जी को कोई गिफ्ट दे दिया, कोई शॉल दे दिया, कोई हैट दे दी, कोई सूट दे दिया, कोई और चीज दे दी, कोई मोमेंटो दे दिया। तो वो सब चीजें हमारे देश के लिए गिफ्ट्स हैं। ठीक है, तो वो गिफ्ट्स भी जो है वो सरकार की कमाइयों में या सरकार के रिसीट्स में काउंट किए जाएंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू में, क्योंकि वही कोई टैक्स तो मिल नहीं रहा हमें गिफ्ट मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही ग्रांट्स। ग्रांट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रांट्स भी गिफ्ट्स ही होते हैं, बट थोड़ी अलग फॉर्म में। एग्जांपल देता हूं आपको। अभी क्या हुआ था, थोड़े टाइम पहले साउथ इंडिया में फ्लड आया था, केरला वगैरह में। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, कुछ कंट्रीज ने हमें ऑफर किया था कि वो हमें 100 करोड़ रुपए की, 200 करोड़ रुपए की हेल्प देना चाहते हैं, ताकि हमारी कंट्री जो है वो उन फ्लड की सिचुएशन से बाहर निकल सके, फ्लड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो ये ग्रांट्स कहलाते हैं बच्चों, कि जब कोई विदेशी कंट्री या कोई कंपनियां या कोई बिजनेसेस हमें कुछ गिफ्ट्स देने की कोशिश करते हैं, मनी के रूप में या किसी और रूप में, तो वो ग्रांट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे सरकार के लिए एक तरीके से कमाई होती है। हमें ये पैसे कभी भी वापस नहीं करने होते, ये कोई लोन नहीं है, वो हमें पैसे गिफ्ट कर रहे हैं बच्चों, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों फॉर फीचर्स। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है और उनकी एक फैक्ट्री है। ठीक है, उन्होंने अपनी वो फैक्ट्री एक रेजिडेंशियल एरिया में खोल दी। रेजिडेंशियल एरिया का मतलब क्या है? एक रिहायशी इलाके में जहां पे लोग रहते हैं। ठीक है, अब उस फैक्ट्री में से खूब सारा पोल्यूशन निकलता है, खूब सारा धुआं निकलता है। ठीक है, आसपास के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में और चीजों में, मशीनें चलती है वहां पे, लोगों को नॉइस पोल्यूशन की दिक्कत होती है। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि सर ये तो यहाँ पे फैक्ट्री चला रहे हैं और हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इनको रिक्वेस्ट करिए कि बंद कर दें, ये कहीं और अपना काम कर दें। सरकार क्या करेगी? सरकार उन्हें नोटिस देगी कि भैया आप अपनी कंपनी यहां से हटा लीजिए। बट अगर उसके बावजूद भी वो इंसान अपनी फैक्ट्री वहीं पे चलाता रहे, अपने काम को वहीं पे करता रहे, रोके ही ना, तो ऐसे केस में सरकार क्या करती है? सरकार उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी फैक्ट्री को जब्त कर लेती है, सीज कर लेती है। ठीक है, तो इसी चीज को बच्चों फॉरफीचर कहा जाता है। और वो प्रॉपर्टी जो है फॉर द टाइमिंग गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाती है, तो गवर्नमेंट उसकी मालिक बन जाती है। तो इसी चीज को कहते हैं फॉरफीचर्स।
तो ये भी सरकार के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू है। और ये 12वीं क्लास के आप सब बच्चों के लिए एक नया टर्म है बच्चों, तो ये आप ध्यान रखना, नोट कर लेना इसको। 4 फीचर्स जब सरकार किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर ले, क्योंकि वो पर्सन जो है वो गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट को नहीं मान रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो नोटिस दिया वो उसके बावजूद भी गलत काम किए जा रहे हैं, तो सरकार उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लेगी, जब्त कर लेगी, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आता है बच्चों स्पेशल असेसमेंट्स। इसका भी आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं देता हूं, ठीक है। आप लोगों ने अब कभी दिल्ली की साइड जाओगे रेलवे स्टेशन से, तो आपने एक जगह का नाम सुना होगा बादली, ठीक है। अगर नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, एग्जांपल समझ के। तो बादली जो है वो एक स्लम इलाका है, बहुत ही गरीब और पिछड़ा हुआ इलाका है, ठीक है। तो आज से कुछ साल पहले क्या हुआ, वहां की प्रॉपर्टी जो थी वो बहुत सस्ती थी, ठीक है, ये पूरा एग्जांपल है बच्चों, ठीक है। तो वहां की प्रॉपर्टी बहुत सस्ती थी, तो एक पर्सन थे जिनका नाम था मिस्टर एक्स, ठीक। तो वहां पे उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली और उसकी कीमत थी 10,000 रुपए। एक काफी बड़ा घर था, 10,000 रुपए में खरीद लिया, क्योंकि वहां पे गरीबी इतनी ज्यादा है, प्रॉपर्टी बहुत सस्ती है, कोई काम वाम वहां पे होता नहीं है, तो सस्ती प्रॉपर्टियां मिल जाती है। सरकार ने फिर क्या किया, सरकार उस बादली वाले एरिया में अपना मेट्रो का प्रोजेक्ट लेके आई। सरकार ने वहां पे दिल्ली मेट्रो को एक्सटेंड कर दिया, मेट्रो बना दी वहां पे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वो जो मिस्टर एक्स ने 10,000 रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी बच्चों, उसकी कीमत विद इन 5 ईयर्स 50 लाख रुपए हो गई। तो आप ही देखिए बच्चों, ये जो मिस्टर एक्स की 10,000 रुपए वाली प्रॉपर्टी की कीमत एकदम बढ़ के 50 लाख होगी। क्या मिस्टर एक्स ने कोई मेहनत करी इस काम के लिए? नहीं, मिस्टर एक्स ने कुछ नहीं किया है, सरकार ने कुछ एफर्ट्स किए, वहां पे मेट्रो लेके आई, खर्चा किया, इन्वेस्टमेंट करी, और उसकी वजह से मिस्टर एक्स की प्रॉपर्टी की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे केस में सरकार जो है वो मिस्टर एक्स से और उन जैसे लोगों से कुछ हिस्सा क्लेम कर सकती है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज की कीमत सरकार के एफर्ट्स की वजह से बढ़ी है। तो वो जो हिस्सा सरकार को मिलेगा मिस्टर एक्स से और लोगों से, भाई इतने ज्यादा फायदे हुए ना उन्हें, उनकी प्रॉपर्टी की कीमत कितने कितने गुना होगी, तो वो सरकार को कुछ हिस्सा देंगे। सरकार के लिए वो हिस्सा भी एक कमाई होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल असेसमेंट्स। तो ये भी बच्चों एक हमारे लिए नया वर्ड था, आप इसको भी नोट कर लीजिए। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने रिसिट्स के अंदर आज अपने रेवेन्यू रिसिट्स को पूरा कर दिया है। ऐसे रिसिट्स जिनसे सिर्फ सरकार को कमाई आएगी, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। रेवेन्यू रिसिट्स दो टाइप के, कौन कौन से दो टाइप के, एक टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। सरकार को टैक्स से कमाई मिलेगी और सरकार को टैक्स के अलावा भी 8 ऐसी कमाइयां हैं जो मिल जाएंगी, ठीक है। टैक्स किस टाइप के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में लायबिलिटी बर्डन एक बंदे पे, इनडायरेक्ट टैक्स में लायबिलिटी अलग बंदे की पर बर्डन कोई और उठाएगा, ठीक है। आपने एग्जांपल्स ध्यान रखना है, एग्जांपल को एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू में हमने 8 पॉइंट पढ़े हैं, तो ये आपने ध्यान कर लेना है। आपको बच्चों मैं बताता हूं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस की हमें उम्मीद है इसमें से। तो फर्स्ट और जो सबसे कॉमन टाइप है वो इनमें से किसी भी चीज का वर्ड मीनिंग आपसे पूछ सकता है, ठीक है। एक्सप्लेन एससीज, ठीक है, या व्हाट आर इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, गिव 2 एग्जांपल्स। इस तरीके से कोई भी वर्ड मीनिंग आपसे पूछ लेगा, व्हाट आर रेवेन्यू रिसिट्स, तो 1 मार्क में एक तो इनके वर्ड मीनिंग आपने क्या रखना है, ठीक है। दूसरा, ये जो मैंने आपको बताया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल, तो वो कई बार क्या करता है, वो एग्जांपल का नाम दे देगा कि जीएसटी जो है वो किस तरह का टैक्स है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ठीक है। वैट जो है वो किस तरह का टैक्स है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। कॉर्पोरेट टैक्स किस तरीके का टैक्स है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, तो वो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना दे सकता है। और थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है बच्चों, वो ये बनता है कि 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस देना आपको कह सकता है, या फिर आपको कह सकता है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू के कोई भी 3 या 4 टाइप्स आप समझा दीजिए। तो आपको हर एक का मीनिंग भी पता होना चाहिए, और 3 या 4 तो आपको अच्छे से याद भी होने चाहिए, कोई भी 3 या 4 जो आप एग्जाम में लिख के आ सके। तो जो इस टाइप के क्वेश्चंस हम एग्जाम में यहां से एक्सपेक्ट करते हैं, ये 2-3 ही टाइप है जिनसे आपका सारा काम कवर हो जाता है। तो आज हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों रेवेन्यू रिसिट्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। अगली क्लास में हम कैपिटल रिसिट्स का जो काम है, जो कि काफी छोटा सा काम है, बहुत कोई बड़ा काम नहीं है, उसको कवर करेंगे एक शॉर्ट क्लिप में। अब इन वीडियोस को देखते रहिए बच्चों। आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप वीडियोस को लाइक जरूर करिए। थैंक यू सो मच।